अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। जनाब हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें कड़े हालात का सामना करना पड़ता है। कभी रिश्तों का टूटना, कभी मुआशी तंगदस्ती, कभी प्यारों की जुदाई, नाकामियाँ, कभी बीमारी। ये सब ऐसी सूरत हाल है जो हमारी आंखों में आंसू और दिल में दर्द पैदा करने के लिए काफ़ी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मुश्किल हालात में भी मायूसी का शिकार नहीं होते हैं और हालात का डट कर मुकाबला करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तो हैट्स ऑफ टू देम कि अच्छे और बुरे हालात में हमें पता है कि हर इंसान का जो रद्द-ए-अमल है ना वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उनका रिएक्शन अलग होता है। ताहम नाकामियों से सीखने की आदत अपनानी चाहिए हमें और मायूसी और उदासी की ऐनक उतार कर दुनिया को देखें कि वो कितनी हसीन है और कितनी रंगीन है। क्योंकि मायूसी से बाहर निकलने के लिए ना उसकी वजूहात को समझना ज़रूरी है और उसके बाद इंसान को अपनी सोच के अंदाज को बदलना ज़रूरी है। मुस्बत रवैया अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में ना छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए और उनको हासिल करने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। इन अहदाफ को हासिल करने से क्या होगा कि हम लोग खुशी का एक हमें एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में आएगा, इत्मीनान का एहसास होगा और वो मायूसी से हम लोग बाहर निकल सकेंगे। अब कुछ लोग दूसरों से मदद लेने से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि मायूसी का शिकार है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है और आप उसकी मदद करें, उसे उम्मीद दिलाएं। ये फेज़ आता है हर किसी की लाइफ में, लेकिन इसी को ज़िंदगी नहीं समझना चाहिए, इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको कहीं लगे कि यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल हेल्प तो ज़रूर आपको लेनी चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से। क्योंकि जनाब उम्र बढ़ती है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ना या तो शुगर जैसे अमराज के बायस हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द आम हो जाता है और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद या ऐसे लोग जो कि चहलकदमी या वर्जिश के काबिल नहीं होते हैं, उनके लिए हल्की फुल्की या मौसर वर्जिशें बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी इजी एक्सरसाइज हैं जो घर बैठे भी की जा सकती हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत भी बना सकती हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि डायबिटीज़ जिनको है, क्योंकि वो उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं कि वो उनको मदद दे, आया वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। अना ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। अना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह, मैं ठीक हूँ। अना, आज हमने बात करनी है बोन स्ट्रेंथनिंग के हवाले से कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें करनी चाहिए और इजीली परफॉर्म भी की जा सकती हैं घर में। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिम नहीं जाना पड़ेगा। तो जो लोग बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पर जिनको डायबिटीज़ है, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उन्होंने वज़न कम करना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे कम करें। हड्डियों में जान भी नहीं है, हड्डियों में दर्द भी है, जोड़ों में दर्द है, लेकिन वज़न कम करना है ताकि शुगर कंट्रोल में रह सके। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि वो घर में परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये अपनी डाइट को भी देखना चाहिए कि हम डाइट क्या ले रहे हैं। ठीक है, वर्कआउट तो मेरे ख्याल से कि सेकंड पे आ देते हैं, फर्स्ट हमें अपनी डाइट को देखना चाहिए। तो अना, सबसे पहले तो बताइए जो सुबह की सैर यहाँ पर सुबह की एक्सरसाइज जो हम कर रहे होते हैं वो कितनी फ़ायदेमंद है? उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, ठीक है, अपने लॉन में कर ले, अपने घर में कर ले, ज़रूरी नहीं है कि अब आप जॉगिंग ट्रैक पे ही जाएं। तो आप अगर घर में ही करें तो बहुत अच्छी है। उससे आप देखेंगे कि आप ये जो वर्कआउट है ना, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेता है। ठीक है, मतलब ये इसको आप कह सकते हो, ये साइलेंट एंजल के तौर पे आपको काम कर रहा होता है। आपको हर चीज़ से बचा रहा होता है, डायबिटीज़ से बचा रहा होता है। आपको हार्ट के पेशेंट जो है उसके लिए वॉक बहुत अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से आप चहलकदमी से उसको जॉगिंग की तरफ जाएं। हाँ, ठीक है। और प्लीज़ अवॉइड करें मोबाइल को जब आप वर्कआउट कर रहे हो। ओके। मैंने बहुत से लोग देखे, हम खाना खाने के बाद ना वॉक करते हैं,
लेकिन जो हमारी ड्रामा Fun का होता है एपिसोड ना है ना वो हमारा। हमने वॉक करते हुए देखनी होती है, सारा फोकस तो हमारा वहाँ पे होता है। तो उसको वो फायदा नहीं है, फिर आप जितनी मर्जी बिल्कुल, इंटेंस वर्कआउट कर ले, सारा काम माइंड लेकिन का है। आपका जो फोकस है वो आपका कहीं और डाइवर्ट है, तो आपका फायदा नहीं है फिर इतनी ज्यादा बिल्कुल, एक्सरसाइज भी करने बिल्कुल। का। सही है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो सुबह में बेस्ट हो जाएगा कि आप सुबह में एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। वॉक करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें, रनिंग करें, बेशक सुबह में एक्सरसाइज करें। अगर नहीं मिलता टाइम, ऐसे भी लोग होते हैं जिनका टाइम नहीं होता सुबह के वक्त, वो उठ नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो वो किसी भी वक्त अगर आपको टाइम मिले ना आप कर किसी भी लें। टाइम, बस ये हाँ। देखें कि खाना खाने के आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद आप वॉक शुरू करें, ठीक है। ठीक है, तो और क्या ब्रीदिंग को लाजमी साथ ठीक है, ब्रीथ करते रहे, ब्रीथ करते रहे, उससे Okay. आपके हार्ट भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। Okay. हार्ट अटैक जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्या अच्छा, एक्सरसाइज ये देखिए ये बैंड्स हैं, ओके, इजीली मार्केट में सही अवेलेबल है। है, ठीक है। ये इसके स्टेप्स है 1 2 3 4 5, आप इससे स्टार्ट लें, ओके, ठीक है। अब जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट में इसलिए ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर हैं, उनको मैं ये वर्कआउट करवाती हूँ। अच्छा, ठीक ओके, है? दैट्स गुड, ओके, सिंपल से इस तरह से आप इसको पकड़ेंगे, सही, ठीक है। और ये Okay. स्टेप 1 है, ग्रीन, इसके बाद येलो, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर अच्छा, इस तरह से, ओके, ठीक है, सिंपल। इससे आपके आर्म्स, आपके एल्बोज पूरा वर्क करेंगे। किसी भी चीज़ पे आप इसको इस तरह से हैंग कर लें, ठीक है, और इस तरह से सही है, अपर साइड पे अपने शोल्डर के लिए। ये बहुत सॉफ्ट है और इतना इफ़ेक्टिव है कि जैसे आप जिम में मशीन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ओके, ज़्यादा। ठीक है, ये अपर साइड हो गया। अब हम लेग्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो लेग्स में आप दोनों चेयर legs- पकड़ लें, ठीक वॉल के साथ आप स्ट्रेच करेंगे, ओह, नाइस, ठीक है। वेरी नाइस, और सेम बैक स्ट्रेप ठीक है, स्ट्रेच करेंगे। आपने 20 रैप्स करने और 2 Okay. सेट, 2 से 3 अच्छा, सेट। ये जो आप बता रही हैं स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग है, ठीक है, इसके साथ जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपके नीज, ओके, आपके बोन्स जो सही है है। सही होता है, ठीक ठीक है। है। अब हम थोड़े से एंकल को भी इसमें ऐड करेंगे। देखें, यहाँ से जब आप स्ट्रेच करते हो तो ये इतना पावर इसमें है कि आपके एंकल को भी फील हो रहा हो कि अच्छा हमें वर्क ठीक कर है, रहा हो। ओके, नी और आपके एंकल, ठीक है, या आप चेयर पे बैठ के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, हाँ, फिर हम हम उठ क्या नहीं करें? सकते, बैठ के बताएं। सेम है। एक्सरसाइजेस आप बैठ बैठ के के कर भी सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल। आप बेड पे बैठे हुए हैं, आप ये करें, ठीक है, ठीक है। लेग्स को सीधा कर लें, बैक टेक लगा लें, पिलो यूज़ कर लें। ये देखिए, जैसे मैं अभी आगे कह रही थी कि इसको कहीं पे हुक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इजी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। अगर आपको फील हो कि अच्छा ये तो बहुत सॉफ्ट है, आप चेंज कर लें, अच्छा, एक लेवल उसका थोड़ा हाई ले लें। जैसे आप यूज टू होते जाओ, स्टेप चेंज करते जाओ, अच्छा, ठीक है। अब अच्छा खासा फील हो रहा है मसल में कि यार आप काम कर रहे हो। सही है ना। बुज़ुर्गों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि डायबिटीज़ या किसी बीमारी का शिकार है और उनकी हड्डियां कमज़ोर है, उनके लिए आप बता रही हैं। अब सेटिंग में बताएंगी कि किस तरह करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपर साइड से ही। ठीक है, जब हम पुशअप करते हैं, अब बुजुर्ग हर ज़रात नहीं कर सकते, हैं, ठीक है। बिल्कुल। वो किसी भी वॉल के ऊपर जो है अपने हाथों को इस तरह से रख के और आराम से पुशअप कर सकते ओके, हैं, एल्बो को पीछे करते हुए, ठीक है। वॉल के साथ बॉडी को रखें और पुशअप करें। वॉल के साथ खड़े हो जाएं, हाथों को इस तरह से ग्रिप करें टाइटली, ठीक है। राइट फिंगर जो है फोर्स लॉक लगाएंगी करें और उसको फोर्स करेंगी, राइट साइड पे फोर्स ठीक है। करेंगे और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पे फोर्स करेगा, इस तरह से, ठीक है। करने के बाद चिन अप करके, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट का ये एरिया बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहा होता है, ठीक है, नेक पेन, शोल्डर पेन, तो ये चीज़ ओके। उनके लिए बहुत अच्छी है। सही है, इस तरह से
दोनों साइडों पे। ठीक है। काउंटिंग के साथ करें 20 रैप्स 2 सेट। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद वॉल पे सर जब बॉल के साथ आप ऐसे रेस करेंगे तो आपको फील होगा कि अच्छा यहाँ पे लॉक करना है। लॉक करने के बाद फिर आप नीचे लेके आए इसको, फिर ऊपर जाके लॉक करें। और आपने जब लॉक करना है इसको तो आपने स्ट्रे करना है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप कर सकें तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके नी के लिए। ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, जस्ट आप पूरी बॉडी का वेट आपके नी पे आएगा। ठीक है। आप बैक, कोशिश ये करनी है कि आपके नी आपकी टो से आगे नहीं जाते, ऐसे ना आए। ओके। ठीक है। यहाँ पे रुक जाएंगे। ओके। फिर बैक, बैक स्ट्रेट रखनी है, आपके शोल्डर और आपके ये। ठीक है। और ये क्या बैक के लिए है और नीज के लिए? नीज के लिए। या सिर्फ नीज के लिए? पूरी लोअर एरिया आपका टारगेट होगा। ओके। ठीक है। ठीक है। आपको कह रहा है मेरे से नहीं होगा। हाँ, कि ये बिल्कुल भी खड़े होके नहीं होगा। चेयर ले लें। ठीक है। चेयर पे थोड़ा सा बेड पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, कोई भी जगह, स्टूल ले लें। आप स्क्वाट्स करें, फिर बैठें, उठ जाएं, यहाँ से रख लें, बैठ जाएं, उठ जाएं। ठीक है। बैठ जाएं, उठ जाएं। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद बैठ जाओ और नी अप डाउन, अप डाउन। और कोशिश करें इस तरह बैठें, इस तरह बैठें और नी को डाउन प्रेस। ठीक है। प्रेस करेंगे आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमसे तो ऐसे बैठे नहीं जाता। हाँ, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है। सही है। यहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक भी आ रहा है, आपने यहाँ तक आ रहा है सो के यहाँ से पकड़ के आप उसको स्ट्रे करें। 30 सेकेंड आपने काउंट करना है। फिर आहिस्ता 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 आपका पाँव यहाँ पे आ जाए, मोबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी ना, आप आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये स्ट्रिप से ही मैं बताऊँगी। ये स्ट्रिप से ज़्यादा इसलिए फोकस कर रही हूँ कि इसमें आपको इंजरी के खतरात बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। ये आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है। पकड़ लेंगे चेयर से, स्ट्रेच अप, ओके। साइड स्ट्रेच अप, ठीक है। स्ट्रेच साइड स्ट्रेच अप, स्ट्रेच। ठीक है। एक पाँव में पकड़ लेंगे इसको स्ट्रेट और 1 2 एट अ टाइम आपके शोल्डर और आपकी लेग्स पे वर्क हो रहा है। सही है। ठीक है। है। मतलब आप वन बाय वन ये जो है ना ये ले लें और ये आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी आराम से। ना आपको कोई वज़न उठाना पड़ेगा जो डंबल्स वगैरह, बाकी ना ही कोई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, बस इसके साथ ही। और ये रिजनेबल है, अवेलेबल है मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएगी। ठीक है जी, आपको ये इजीली मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं बोन स्ट्रेंथनिंग के हवाले से, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो कि हम लोग इजीली घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। उस पर अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। अना, थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर हमारे साथ आपने बात की, और इवन दो कि आपने एक्सरसाइज भी करके सिखाई है। और जनाब, आज के दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहाँ घर का खर्च चलाना और साथ बचत करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो कर लेता है ना वो तो जनाब क्या ही बात है उसकी। और गैर ज़रूरी शॉपिंग, सेल्स के नाम पर ख़रीदारी करना, फिर ऑनलाइन ऑफ़र्स ने बजट को ना मज़ीद हमारे मुतासर कर दिया। लेकिन अगर हम होशियारी के साथ, एक प्लानिंग के तहत, तरजीहात के साथ अगर ख़र्च करेंगे ना तो कम आमदनी में भी हम बचत मुमकिन बना सकते हैं। तो आज का जो ये वाला सेगमेंट है ना, ये सारी ख़वातीन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आखिर बचत कैसे की जाए और वो कौन से सादा तरीके हैं जिनसे हम अपनी बचत कर सकते हैं, ख़वातीन घर को बेहतर अंदाज में चला सकती हैं। बिकॉज़ जितनी महंगाई होती जा रही है ना, तो ख़वातीन यही कहती हैं कि हम घर का ख़र्च कैसे पूरा करें, और घर का ख़र्च पूरा करते हैं तो फिर जो सेविंग वाला एक एलिमेंट होता था ना कि जी छोटी मोटी किसी ने कमेटी डाल ली या थोड़ा सा खर्चे में से पैसे साइड पर रख लिए, तो अब वो नहीं रखा जाता, अब सेविंग नहीं होती। अब तो इवन दो कि जो सेविंग पड़ी हुई होती है ना वो भी लग जाती है कि इतना खर्चा बढ़ गया हुआ है। तो हम किस तरह इसको मुमकिन बना सकते हैं, कौन से ऐसे सादा तरीके हैं जिनको इख्तियार किया जा सकता है
तो इस पर बात करने के लिए इरम नईम ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि होम एक्सपर्ट हैं। तो इरम साहिब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, थैंक यू जी आपके बुलाने का। और इरम साहिबा, आज हमने फ़जूल ख़र्ची के ऊपर बात करनी है कि फ़जूल ख़र्ची हमने रोकनी कैसी है। वैसे तो आजकल बड़ी महंगाई हुई है और इसमें ख़वातीन कहती हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना, ख़ास तौर पर किचन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि जितनी महंगी चीज़ें, जितनी महंगी प्रोडक्ट्स अब मिल रही हैं, तो उसमें फ़जूल ख़र्ची ना भी करें तो उसमें सेविंग नहीं है, उसमें सेविंग नहीं हो पाती है। तो क्या ऐसी चीज़ें आप हमें बताएंगी, ऐसे तरीक़ाकार हैं जो कि इख्तियार किए जा सकते हैं कि जिसमें हम लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी जो है ना उनको भी कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो ख़र्चा हमें मिलता है उसमें से सेविंग भी हम लोग कर लें? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि आज के दौर में अगर किसी ने बचत कर ली, सेविंग कर ली और गैर ज़रूरी शॉपिंग नहीं की तो वो सूफ़ी है आज के दौर का। हाँ, क्या बात है। वो इस तरह से कि देखो इस चीज़ के लिए बहुत मन मारना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, दैट्स ट्रू। तो सेविंग के लिए सबसे पहले जैसे आपने बताया कि वो होती थी कमेटी डलती थी, हाँ और ये अब इतनी बचत नहीं होती कि हम इतनी अच्छी कमेटी डालें। सबसे पहले मैं तो आपको कहूँगी कि जो बजट पे हम बात करते हैं वो ज़रूरी है हर घर के लिए। सही है। हमारी मदर्स ने भी बजट पे रख के अपने घरों को चलाया, ऐसे ही है। हम लोगों ने भी कोशिश की कि उसी बजट में, लेकिन हमारे दौर में बजट जो था ना वो इस तरह से ख़राब हुआ कि बिजली के बिल, पानी के बिल एक्स्ट्रा आ गए, उसमें हमारी बचत और बजट निकलता गया हाथ से। सही है। अब फिर से दोबारा देखिए चीज़ें ऐसे आ रही हैं जैसे बिजली के जो मीटर हैं वो सेटल हो रहे हैं, पानी के लिए वो सेटल कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर कर रहे हैं जो हमें पता हो कि महीने में क्या खर्चा होना है। तो अगर हम देखें घर के खर्चे की बात करते हैं तो वो हम नहीं रोकना चाहिए कभी भी। अच्छा। लेकिन घर में जो जैसे ख्वाहिशें होती हैं, एक माँ की ख्वाहिश होती है बच्चे को बेहतरीन खाना दे, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें दे, हर टेस्टफुल चीज़ उसके लिए बना के दे। तो वो होटल से या बाहर से बच्चों को आदत डालने की बजाय घर से शुरू करे ये काम, खुद से बनाएं। वहाँ पे कुछ बचत होती है, कुछ नहीं, काफ़ी बचत होती है। दूसरा वो सामान जैसे हमने एक साल का इकट्ठा लेना होता है, चावल आटा ये पहले से लें। इसी तरह रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, हम बिल देने हैं, दूध का बिल वो ज़रूरी है, वो ज़रूर रख लें। और बहुत सारी चीज़ें जो गैर ज़रूरी लवाजमात हैं उनसे हम थोड़ा परहेज़ करें। पहले एक महीने की बचत करके अगले महीने में जाके हम वही शॉपिंग कर लें जो बच्चों को पसंद हो चीज़ें लेने। दूसरी, हम जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। आपको सबसे पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन शॉपिंग से। लेकिन जैसे ही हम सोशल मीडिया पे जाते हैं जी, हमें नज़र आ रहा होता है 50% ऑफ लग गया है इस ब्रांड के ऊपर, इसके ऊपर 60% लग गया, 70% लग गया, तो फिर ख़वातीन कहती हैं कि तो चलो रख लेते हैं लेकर ना, अगले सीज़न के लिए भी लेकर रख लेते हैं, सस्ते मिल रहे हैं। और वो सेल्स के नाम पर भी फिर ख़वातीन जो है ना वो फजूल खर्ची कर लेती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो भी एक धोखा है हमारे लिए। वो कोई भी अपने सामान को लॉस में नहीं बेचता, ये समझना चाहिए। सेल जो होती है उसके लिए आप बचत रखें कि ये फ़लाँ सीज़न में ईद से पहले सेल्स आएंगी, उसके लिए हम कुछ रख ले बचा के, या फिर कभी और सीज़न की सेल होती है जैसे गर्मियों में ख़त्म हो। वैसे मैं आपको बताऊं, जो इस गर्मियों में हम सेल पे कपड़े लेते हैं, अगली गर्मियों में फ़ैशन बदल चुका होता है, हम नहीं पहन सकते, ये समझना होगा। इस चीज़ पे हमें जाना होगा कि सामान कम रखें, ज़िंदगी का सामान कम रखें और ख्वाहिशें कम रखें, हसरतें कम रखें, तो फिर ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। कुछ चीज़ें जैसे हम सोशल मीडिया पे हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, वो हमें ऑफ़र करता है कि आपने ऑन रखना है, इस चीज़ को देखते रहना है या ऑफ़ करना है, हम उसे ऑफ़ करें। क्योंकि जितना हम देखेंगे, जितना हम उनमें जाएंगे, हर रोज़ आपको नई चीज़, एक प्रोडक्ट आपके सामने। अब देखिए फेस की क्रीम्स हैं या आपके मेकअप की चीज़ें हैं, ये हर रोज़ चेंज होती हैं और फिर एक्सपायर होती हैं। अगर हम अचानक देखते हैं कि जी बंडल ऑफ चीज़ की कीमत
30% ऑफ है और हम खरीद हम लेते खरीद लेते तो हैं। वो हमें आधी चीजें हमें चाहिए ही नहीं होती Exactly, वो ऐसे खराब ही हो है, जाती ऐसे ही है। है। इसी तरह बहुत सा सामान हम ले लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता। और अब माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो घर हैं लोगों के अपने हैं, जो लोग ट्रांसफर करते हैं ना वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं, शिफ्टिंग में या अपने घर बदला। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम उसी घर में रह रहे हैं, उसी में डालते जा रहे हैं। Exactly. तो इसलिए ये सोचें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ की कमी है, उस पे जाके शॉपिंग करें। और मैं ये नहीं कहती कि आप इतने ज़्यादा अपने आप को वो कर लें कि आप खर्ची ना करें। हाँ, खर्ची ना करें और लेकिन अपनी जात के लिए भी जात कोई के लिए खर्ची ना करें, तो खाने ऐसा भी पी- नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ग्रोसरी के लिए ना कुछ खवातीन को लगता है कि अच्छा हम बड़े बड़े स्टोर्स पे जाएंगे ना, हाँ तो तभी शायद अच्छी जो ना ग्रोसरी हो सकती Exactly. है। हम ये जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हालांकि- प्राइस भी थोड़ी सी कम होती है, हालांकि ये रेगुलर इनके पास सामान आता है। एग्जैक्टली क्योंकि कि जल्दी वहाँ पर खत्म शायद होता है। अच्छी नहीं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हाँ। मिलेंगे और बड़े बड़े स्टोर्स पे जाएंगे। और आपको ये भी बता दो, जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना, उन्होंने अपना भी एक मार्जिन रखा होता है, वो अपनी बहुत भी ज़्यादा। कीमत रखते हैं उसके Exactly. अंदर। और फिर उधर टैक्स के, अब जब आप लिस्ट देखें तो आपको हैरानी होती है कि एंड में टैक्सेस जी। और एक्स्ट्रा चीज़ों के मतलब अलग-अलग उन्होंने डाले हुए होते हैं। तो एक वो 10,000 पे 1,000-1,200 आपका एक्स्ट्रा ज़रूर जाता है। छोटी दुकान से शॉपिंग करेंगे तो आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो बचत हो जाती। तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना हम वो करें जो हमें सूट करता है, सही जो है। हम ना कि हम सोशल मीडिया पे देख के रेसिपीज हम ट्राई करें। उधर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल होती हैं एक रेसिपी में। हाँ। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा कट डाउन करें, या लाएं तो फिर उसको सेव करें, फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, जैसा कि उन्होंने कहा है टाई बंद करके रखें। और इस चीज़ का है कि आपने फिर तवज्जो देनी है अपनी घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ों पे, कि उनको आपने कैसे सेव करना है और किस तरह से उनको संभाल के रखना है। ठीक है जी। अननेसेसरी शॉपिंग या जो चीज़ें हम लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमने बात की है कि फ़जूल खर्ची हमने किस तरह रोकनी है, और इस महंगाई के दौर में भी आप किस तरह बचत कर सकते हैं, उस पर हमने बात की है। इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या आप आई और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से, क्योंकि आज के दिन ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है, मगर कुछ हलकों से ये भी ख़बरें आई हैं कि रात का ये फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि लाहौर चैम्बर, नईम मीर ग्रुप और दीगर ताजर धड़ों की जानिब से हड़ताल का फ़ैसला अभी भी बरकरार है और वो कह रहे हैं कि आज हड़ताल रहेगी। ताजर जो हैं वो टैक्सेस से परेशान ज़रूर है, लेकिन मीडिया ज़राए के मुताबिक ताजरों की बड़ी तादाद और सबसे अहम कि पाकिस्तान FPCCI ने लाहौर के ताजरों की हड़ताल कॉल को मुस्तरद कर दिया है। तो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी ये वाज़े कहा है कि हम हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लड़ाई लाहौर चैम्बर लड़ना चाहता है। वो लड़ाई है क्या, मुतालिबात क्या हैं ताजरों के, और ये जो हड़ताल जारी है इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या हुकूमत जो है वो इनके मुतालिबात मानेगी, और क्या ये जो टैक्सेस हैं ये वापस लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मियाँ अबूज़र शाद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो उनसे बात करते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ये पहले बात हुई कि जी आज हड़ताल की जाएगी, शटर डाउन हड़ताल की जाएगी, फिर कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि रात का ये फ़ैसला वापस ले लिया गया है। अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि कुछ धड़े जो है ना उन्होंने ये फ़ैसला वापस लिया है, कुछ जो है ना वो इस पे बरकरार है। क्या मामला क्या है ये? बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि जब आपके एडवाइज़र गलत होंगे अच्छा, तो आपके रिज़ल्ट यही निकलेंगे। ओके। हुकूमत 77 साल से हमेशा मनपसंद एडवाइज़र लेती है, जिसकी वजह से मुल्क में तबाही हुई है। मेरा पहला मुतालबा ये था कि 50,000 ड्यूल नेशनल जो हैं
जिसमें हमारे सिटिंग वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी हैं जो डच नेशनल हैं, और सुना है कि उन्होंने अब गिव अप कर दी है अपनी नेशनैलिटी। अगर आपके पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ अवाम में अगर एक भी अक्लमंद आदमी नहीं है, अगर आपने ड्यूल नेशनल ही अक्लमंद समझते हैं, तो फिर पाकिस्तान ड्यूल नेशनल के हवाले करें और चले जाएं यहाँ से हम लोग सारे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जब मीटिंग स्टार्ट की तो मैं कहा यू आर ऑल पब्लिक सर्वेंट, अपने मुंह से पहले कहें तो फिर देन आई कैन स्टार्ट द मीटिंग। और वजीर ख़जाना ने भी कहा अपने मुंह से, और तमाम ब्यूरोक्रेसी ने भी कहा कि वी आर पब्लिक सर्वेंट। तो मैंने कहा जब आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप हमें अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? यू हैव नो पावर, आप हमारे मुलाजम हैं जो 800 अरब रुपया साल की तनख्वाहें दे रहे हैं और 1200 अरब रुपया FBI हमसे रिश्वत ले रहा है। वो हमारे पब्लिक सर्वेंट हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमारे नौकर हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमें हथकड़ियां भी लगाते हैं। इस बात पे मैंने हड़ताल की है। मुझे कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो, मगर ये लोगों ने 17 दिन, आपको याद है कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल रही और मोटरवे बंद रहा, इनको वो ख्याल नहीं आया जिसकी वजह से हमारा तकरीबन 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ है। हुकूमत अपनी गलती को गलती नहीं समझती। नंबर 2, मैंने कहा जी 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, 300 जदादें सिर्फ लंदन में पाकिस्तानियों की हैं, वो किन की हैं तलाश करें। और मैंने कहा कि 12 अरब डॉलर आपका एक साल में दुबई शिफ्ट हो गया है, आप लोग करना क्या चाहते हैं? बात यह है कि हुकूमत पाउंड फुलिश पेनी सेफ वाली पॉलिसी कर रही है। अच्छा, बात यह है कि जब तक आपके एडवाइजर सही नहीं होंगे ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपके एडवाइजर कौन है? जो कीमे के नान और बुरियानी खिला के MP MNA बने हुए हैं, वो आपके एडवाइजर हैं। सही है। हम सारी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स पेयर है, हम टैक्स देना चाहते हैं मगर इज्जत के साथ। मेरे चैम्बर में क्या, पूरे पाकिस्तान के किसी चैम्बर में भी कोई मेंबर ऐसा नहीं जो टैक्स पेयर ना हो। आप लोग नॉन टैक्स पेयर से वोट लेके आते हैं, हम टैक्स पेयरों से वोट लेके आते हैं। रही बात फेडरेशन की, फेडरेशन के सदर साहब ने हमेशा पैसे की बिना पे सियासत की है। फाटा पाटा में उसकी फैक्ट्रियां हैं, वो 10 करोड़ रुपया महीने की टैक्स बचत उसको होती है। उसने तो हुकूमत की जुबान बोलनी है। मेरी तो कोई ऐसी फैक्ट्री फाटा पाटा में नहीं है। भाई चोर मचाए शोर, चोरी भी करो और गवर्नमेंट के बेंचों में भी बैठ जाओ काली भेड़े बन के। उसने कहा मेरे पास 345 वोट हैं, हमारे पास तो 2 वोट हैं, एक लाहौर चैम्बर और एक कराची चैम्बर। भाई 345 वाले हड़ताल रुकवा ले ना। मैंने कब मना किया हड़ताल नहीं करो। तो वो क्यों नहीं हड़ताल कर? उनके बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। उनके जाती बेनिफिट हैं। जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स पेश आ रही है वो उनको नहीं आ रही है पेश, नहीं, जो वो हड़ताल में नहीं आ रहे हैं। तो NOC लिए हुए हैं, फटाफटा में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, देखिए इस मुल्क में 4 कानून है। सिंध का अलहदा कानून है, पंजाब का अलहदा है, सरहद का अलहदा है, बलोचिस्तान का अलहदा है, और फटाफटा का 5वां कानून अलहदा है। ठीक है। 6 साल से जीरो ड्यूटी पे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी जितनी भी ताजा बरादरी है वो भी एक पेज पे नहीं है इस हड़ताल के हवाले से। देखें कुछ धड़े जो है ना वो धड़ा नहीं है। देखें लाहौर कराची बंद मुत्तफिक भी तो नहीं है ना एक साथ। नहीं, लाहौर कराची बंद होने का मतलब ये है कि लाहौर और कराची का मतलब है कि 6 करोड़ अवाम एक साइड पे खड़ी हो गई है। ये बंटवारा इन्होंने किया है, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज वाली पॉलिसी हुई है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान है तो मैं हूं तो ये पाकिस्तान है। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, तकलीफ के साथ कहने लगा हूं, मेरे घर पे मेरी बहन का जनाजा और मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं सिर्फ इसलिए कि ताजर ये ना कि ये मेरा लीडर भाग गया है। इन लोगों को क्या पता हो कि हम किस तरह मुसीबतों से इस ताजर पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, इनको क्या पता हो। बात यह है हमने तमाम एसेट्स पाकिस्तान में हैं। आपने करप्शन की इंतहा कर दी है। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि 25% बिजली की चोरी हो रही है, तो रिजाइन दे दो ना अगर कंट्रोल नहीं कर सकते। 40 साल से इन लोगों की हुकूमत है, 16 सेंट में बिजली इन्होंने ली है। अच्छा, मुझे ये बताएं 16 सेंट में बिजली इन्होंने ली है, हमने तो नहीं एग्रीमेंट किए। 135 अरब
डॉलर जो कर्जा है IMF से इन्होंने लिया है, मैंने तो नहीं लिया। अब हमें हिसाब चाहिए क्योंकि हम कस्टोडियन हैं, आप सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट को चाहिए कि अपने मालिकों को हिसाब दें। एक DIG 10 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहा है और उसके साथ 20-20 लोग घूमते हैं। दुनिया में तो ऐसे नहीं है। ये इनको 1300 सीसी पे DIG को लाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को 1300 सीसी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो मान लेती है, आप लोगों के मुतालिबात मान लेती है, तो आपको क्या लगता है कि FBR का जो 14,000 अरब का जो टैक्स का हदफ है वो मुतासर हो सकता है? कोई मसला नहीं है, टैक्स लेना कोई मसला नहीं है। वो जो 1200 अरब 1500 अरब रिश्वत लेते हैं, मसला उसका है, उसकी वो 3000 अरब पे रिश्वत चली जाएगी। किस चीज के एवज में रिश्वत लेते? हर चीज की एवज। आपको नोटिस भेजेंगे अच्छा कि जी आप यहाँ काम करती हो, आपकी 2 लाख तनख्वाह है, आपका टैक्स बनता है इतना, आपने कम जमा कराया है, अच्छा। आप फिर सिफारिश डालोगे, फिर आप पैसे भी दोगे, टैक्स भी दोगे, और फिर आप कहोगे जी अब हर साल देना पड़ेगा। ये वो ऐसा नशा है। तो बेहतर ना होता कि टैक्स नेट में ही जितना टैक्स है उतना अदा कर दिया जाए और रिश्वत से पाक हो जाया जाए? टैक्स की शरह इतनी ज्यादा रखी हुई है आप लोगों ने कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो सोचता है कि टैक्स ना चोरी किया जाए। हर बंदे को ये मजबूर मतलब कर आपको लगता है कहीं ना कहीं ताजे बरादरी टैक्स चोरी करती है? नहीं करती है। टैक्स बिजनेसमैन चोरी करके तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा। चोरी असल में ये अपने ही बंदों को करवाते हैं, इनके लिए पालक हैं। अच्छा। जो चोरी कराते हैं, जो सारा सिस्टम इन्हीं के रिटायर्ड अफसर हैं, इन्हीं के एडवाइजर हैं FBR के, जो काली भेड़ों को चोरी कराते हैं। मसलन जैसे IPPs का केस है, 1000 अरब रुपया हर साल आप बगैर बत्ती चलाए उनको दे रहे हैं। 24,000 अरब रुपया IPPs को आप अभी तक दे चुके हैं। 25,000 अरब रुपया DTR की शक्ल में, स्मगलिंग की शक्ल में और अंडर इनवॉइसिंग की शक्ल में आप दे चुके हैं। जिस कौम का 50,000 अरब रुपया सिर्फ करप्शन की बिना पे चला जाए, और वो गरीब जो ठेला लगा रहा है उसके साथ क्या क़यामत गुजरती है। ऐसे ही है। आपका 100 रुपए का नोट हर साल वो डिवैल्यू 88 का हो जाता है, अगले साल 88 जो है वो आपके कम होके 76 पे आ जाते हैं। होती जा रहा है हमारा पैसा। तो जब डिवैल्यूएशन 10% 8% होगी, मुझे बताएं गरीब गरीब तर हो जाएगा। तो अब ये क्या सूरत हाल, मतलब नेक्स्ट लाए अमल क्या अपनाया जाएगा? हड़ताल जारी रहेगी जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे? मेरे 4 मुतालबे हैं जी। पहला, ठीक है, सेनेट में चारों सूबों से एक सीट चैम्बर के प्रेसिडेंटों की होनी चाहिए, ताकि फिनांस सारा बिजनेसमैन के हाथ में हो। ठीक है, ओके। ये नहीं है कि डॉक्टर है वो उसने MNA बन गया और वो फिनांस हैंडल करेगा। मेरे 4 मुतालबे होंगे। पहला मुतालबा, ठीक है, चारों सूबों से एक सेनेटर होगा जो फिनांस में आएगा। ओके। नंबर 2, जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंसिव है उनको हम वेट करेंगे। सही है। हम बताएंगे कि इस अफसर की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए और कितनी इसकी होनी चाहिए। हमारे मुलाजम ठीक है, अपनी मर्जी से होनी चाहिए ना तनख्वाहें। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म होगी। हजरत उमर फारूक का जमाना आना चाहिए ताकि हिसाब लिया जा सके। इनसे हिसाब मांगो तो ये नाराज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा मुतालबा जी, तीसरा मुतालबा ये है कि ये जो जैली FPCCI का सदर बना हुआ है, इसके रूल चेंज होने चाहिए ताकि सदर जो आए वो सही वोट लेके आए। अगर लाहौर चैम्बर के सदर के 2 वोट हैं तो मंडी बोलदिन के भी सदर के 2 वोट हैं, ठीक है, तो ये तो कैसे हुकूमत चलेगी? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो शहर जितना टैक्स देता है उतने उसके वोट राइट होने चाहिए। सही है। उसके बगैर निजाम और ये मुतालिबात ना आपके माने गए। लास्ट वाला मुतालिबा, लास्ट मुतालबा ये है कि जब तक हमारी मुशावरत से कानून नहीं बनेगा हम इस जुर्म में हिस्सेदार नहीं है। गरीब गरीब तर हो जाएगा। इनको हमारी टेबल पे आना पड़ेगा। अब आइंदा हम कभी भी FBR के ऑफिस नहीं जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर महीने तक नहीं आते हैं मुतालिबात के लिए और टेबल पे बात करने के लिए, 1 महीने के लिए ये हड़ताल जारी रहेगी? नहीं, हड़ताल आज एक टोकन हमने दिखाया है। ठीक है। उम्मीद है कि मंडे को ये हमारे पास आएंगे। सही है। और आएंगे और हमारे पास लाहौर और कराची जाएंगे। हमने FBR के ऑफिस जाके इनकी गिनती पूरी नहीं करनी कि जी मैं 345 वोट लेके बैठा हूं। और भाई नहीं, आज आपको लाहौर और कराची की हड़ताल बता देगी हुकूमत वक्त को, हाकिम वक्त को, कि सच
बोलो, खुदा के लिए ये झूठ के साथ निज़ाम नहीं चल सकता। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मियाँ अबूजर शाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और आज की जो हड़ताल की कॉल दी गई है लाहौर और कराची में, तो उसकी क्या सूरत हाल है, क्या क्या मुतालिबात हैं जो हुकूमत से ये चाहते हैं कि वो माने जाएँ, उस पर हमने बात की है। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इसके ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको पता है कि अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में बीमारी की इब्तदाई अलामात पहचानना वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंज होता है उनके लिए। अब बाज़ औक़ात हल्की सी बेचैनी या फिर रोने की वजह भूख हो सकती है, और कभी यही अलामात ना किसी बीमारी का इशारा भी देती हैं। तो आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि वालिदैन कैसे बर वक्त जो है ना वो बच्चों की बीमारी को पहचान सकते हैं और किन अलामात पर फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खुज़ैमा ने आज हमें ज्वाइन किया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर खुज़ैमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर खुज़ैमा, छोटे बच्चों में ख़ासतौर पर हमने बात करनी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, और ऐसे कौन से अलामात हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो वालिदैन जो है ना ख़ुद से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ख़ास तौर पर जी बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है जब छोटा होता है, बोल तो नहीं वो सकता, वो रोता है, और यूजुअली हमारे घरों में अगर बच्चा रोता है तो माएँ कहती हैं या इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी बच्चे को भूख लगी हुई है ना, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो क्या वाकई ही सिर्फ बच्चा भूख की वजह से रोता है, या कोई और भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होती हैं बच्चे को, या कोई ऐसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है जिसमें बच्चा जो है ना वो रो रहा है? देखिए, इसमें बच्चों के लिए ना हमेशा डायग्नोस करना कि उनको प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली वो बच्चे जो कि 2 साल से कम उम्र हैं और अपनी तकलीफ़ को सही तरह से बता नहीं सकते, ये हमेशा चैलेंजिंग है। अच्छा। ये माँ के लिए भी चैलेंजिंग है, डॉक्टर के लिए भी चैलेंजिंग है, और इसमें मतलब माइंड होती है वो एक स्पेकुलेट करती है, या फैमिली जैसे आपने कहा जी कि इसको भूख लगी है, या कोई कहेगा इसको ये फलान तकलीफ है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की मतलब लेस देन 1 ईयर का जो बच्चा है उसमें रोने की सबसे बड़ी वजह उसकी भूख ही होती है। ठीक है। और जब उसको भूख लगती है तो वो रो के अपनी माँ को बताता है, जिसकी बेस पे माँ उसे फीड करवाती है। लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ शामिल है। अच्छा, स्पेशली ये कि अगर बच्चे को उसकी माँ फीड कराना चाहे और वो किसी बात पे इरिटेबल है, बेचैन है, रो रहा है, और वो फीड कराने की कोशिश करती है और फीड सही से नहीं लेता है, तो ये बात हमेशा एक परेशानी की बात होती है। क्योंकि अगर तो देखें वो रो रहा है या इरिटेबल है और माँ ने उसे फीड कराई या कुछ खिलाया और वो सेटल डाउन हो जाता है, फिर तो ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि उसको भूख ही लग रही थी। लेकिन अगर उसके बावजूद ये चीज़ होती है तो ये ज़रा परेशानी वाली बात हो सकती है, स्पेशली अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है। क्योंकि बच्चों में पैदाइश से कुछ अरसे बाद से लेके तकरीबन 4, 5, 6 महीने तक कोलिक हो सकता है, जो बच्चों में गैस एक नॉर्मल चीज़ है। उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, और कई दफ़ा इतने ज़्यादा रोते हैं कि 1-2 घंटे मुसलसल रो ही जाते हैं। और वो चुप ही नहीं करते, किसी भी चीज़ से चुप नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी माँ से पूछो तो वो बताती है कि नहीं, बच्चा मेरा वैसे एक्टिव है, फीड भी सही ले रहा है, लेकिन रो बहुत रहा है। ठीक है। और जब आप एग्जामिन करते हैं तो भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसको गैस हुई है या इसको कोलिक का है, और उसकी एज स्पेसिफिकली। अच्छा। अगर कोलिक की एज मतलब जो उसकी पीक है वो 1 महीने पे आ जाती है। अच्छा। और 3 महीने 4 महीने तक रहती है तकरीबन। तो इस एज ग्रुप का बच्चा है तो उसमें, और वैसे अदरवाइज एक्टिव भी था और फीड भी सही ले रहा था, तो वो कोलिक ही अज्यूम करते हैं। लेकिन बाकी एक थॉरो एग्जामिनेशन कई दफ़ा चाहिए होती है। तो जब माओं का लेवल है ना, वो ये है कि वो हमेशा हमारे लिए एक गोल्डन पैरामीटर है ना, वो बच्चे की फीड है। अच्छा। कि बच्चा ओवरऑल खा पी कैसा ले रहा है कि नहीं। देखिए, बच्चे जब बीमार होते हैं ना, उनकी सबसे पहले चीज़ जो है ना, जो इफेक्ट होती है उनकी फीड होती है। और माएँ आके बताती हैं कि डॉक्टर साहब ये रूटीन वाली फीड नहीं ले रहा है, सही है, ये कम ले रहा है। कोई भी बीमारी हो, चाहे उनको हल्का सा खांसी, नज़ला, जुकाम भी हो, सबसे पहली चीज़ वो फीड कम कर देते हैं। और अगर सिग्निफिकेंट कम है कि जितना रूटीन में लेता है बच्चा, उससे 50% से भी बहुत नीचे चला गया है और अब बच्चा लेथार्जिक हो रहा है,
तो ये एक वरीसम है, इस पे फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो अगर फीड ले भी रहे हैं, दूध पी भी रहे हैं, लेकिन बार बार उल्टी की सूरत में वो जो दूध है ना वो बाहर निकल आता है, तो ये कब ये चीज़ नॉर्मल कंसीडर की जाएगी और कब ये चीज़ जो है ना ये अब नॉर्मल की तरफ जा सकती है कि अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है बच्चे के साथ जो कि बार बार वो उसको उल्टी हो रही है और दूध बाहर आ रहा है? देखिए, इसमें भी एज ग्रुप आ जाता ठीक है। पैदाइश से लेके आप कह लें कि 3-4 महीने तक बच्चे एक चीज़ होती है जिसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं, यानी कि बच्चे जो भी दूध पीते हैं उसका कुछ हिस्सा वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। इवन जितना उसे दूध पिया उसका 30% तक भी निकाल दिया तो हम लोग उसको एबनॉर्मल कंसिडर नहीं करते हैं। और ये जो रिफ्लक्स है ये बर्थ से स्टार्ट होता है, बढ़ता रहता है और इसकी पीक 3.5 या 4 महीने पे आती है। मेजॉरिटी बच्चों का जो रिफ्लक्स है वो 1 साल की उम्र में सेटल हो जाता है और जो बाकी रह जाते हैं उनके 2 साल में सेटल हो जाता है। हाँ, अगर वो मतलब माओं के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो रिफ्लक्स के साथ, यानी कि वो जो दूध बाहर निकाल रहा है या वॉमिट कर रहा है उसके साथ वो अपना यूरिन सही प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्टूल सही पास कर रहा है और अदरवाइज एक्टिव है और ईगर टू ड्रिंक है, मतलब जो भी उसको पिलाती है वो सही पी रहा है, तो लेस लाइकली है कि कुछ सीरियस बात है। और ये बड़ा कॉमन है, अक्सर जिनके पहले बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहीं बच्चा मेरा बीमार तो नहीं हो रहा, और कई दफ़ा कुछ इग्नोर भी होता है कुछ वालिदैन से, वो इसको अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, और जब बच्चा वो डिहाइड्रेटेड होकर आता है डॉक्टर्स के पास तो उस वक्त तक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माओं के लिए ये है कि हमेशा बच्चे का एक तो उनको नज़र आ रहा है कि वो दूध कितना पी रहा है, मदर फीड ले रहा है या बॉटल फीड कर रहा है। दूसरा ये है कि उनका पैम्पर ज़रूर चेक करते रहें कि उनका यूरिन कैसे है, क्या वो रूटीन से कम वो वेट कर रहा है, क्या वो स्टूल प्रॉपर उसका पास नहीं कर रहा है। अगर तो वो उसको लगता है कि ये एबनॉर्मल, और माँ मतलब अल्लाह का फजल बड़ी सयानी होती है इस मामले में, उनको पता लग जाता है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं है। मेरा बच्चा तो हर 3 घंटे में एक दफ़ा पैम्पर वेट करता है और अब 6 घंटे हो गए और पैम्पर ड्राई है, तो वो खुद से ही मतलब परेशान होती है। लेकिन यह कि फैमिली को फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई दफ़ा वो भी इग्नोर करते हैं कि नहीं तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होता, बच्चे ऐसे ही करते हैं, और फिर जब डॉक्टर तक पहुँचते हैं तो हालात काफ़ी खराब हो चुके होते हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफाई, लेकिन इतने छोटे बच्चों में भी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल डिहाइड्रेशन देखें डे 1 से कभी भी हो सकती है। और इसका देखें एक बैलेंस है, हम लोग का जो हम खाते पीते हैं और हम जो आउट करते हैं, चाहे पसीने की फॉर्म में करें चाहे आप दूसरे तरीके से करें, तो अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। उसमें एज का तो कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है। इसलिए हम माओं के पार्ट पे ये है कि वो बच्चे की ओवरऑल सिचुएशन देखें कि वो खा पी क्या रहा है, उसका यूरिन आउटपुट कैसा है, उसके पैम्पर कैसे वेट हो रहे हैं, और वो एक्टिव है कि नहीं। वो खुद बता देती हैं यार बच्चा मेरा ढीला है, बच्चा एक्टिव नहीं है, वो ना लेथार्जिक फील कर रहे थे। हमारे साथ मिसेज अयाज हैं जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी जी मैं भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से। मेरी बेटी है 7 इयर्स ओल्ड। उसको बेसिकली मैंने 5 इयर्स की एज में एक सिम्टम फील किया था कि कुछ बात करते वक्त वो थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए जैसे आप किसी होल्ड मोमेंट में चले जाते हो और वो अपनी आईज को जो है ना थोड़ा सा जैसे फड़फड़ाते हैं ना बच्चे, आंखों को ब्लिंक करते हैं, तो वो कुछ सेकंड से भी कम का मोमेंट होता है जिसमें ऐसे लगता है जैसे मेमोरी लॉस में जा रही है। तो वो कुछ लम्हे के लिए ठहर जाती है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल अपने पोज में आती है तो फिर बात करती है। मैंने शुरू में ये चीजें उसकी नोट की थी, फिर मुझे लगा शायद आईसाइट का इशू होगा, मैंने आईसाइट उसकी चेक करवाई, डॉक्टर्स ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई आंखों के पट्टों में कोई कमजोरी होती है या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे कर रही हो, वो सब टेस्ट करवाए, वो नॉर्मल है। अब 7 इयर्स की है, स्टिल अभी तक उसकी यही पोजीशन है कि वो बात करते करते एकदम से जो है ना 1 सेकंड के लिए एकदम मेमोरी लॉस में जाती है, फिर वापस आती है। तो ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि इसकी क्या रीजन हो सकती है या क्या मुझे ट्रीटमेंट इसका करवाना चाहिए। चलें जी मिसेस अयाज, थैंक यू सो मच। इसके लिए क्या ये जो चीज़ बता रही है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली इसको रूल आउट करना चाहिए कि इनको कुछ सीयर डिसऑर्डर, एक टाइप होती है एब्सेंट सीयर्स,
एब्सेंस सीजर्स में यानी कि होता ही है कि बच्चा बैठे बैठे अचानक से गुमसुम हो जाता है कुछ देर के लिए, और फिर वो दोबारा आ जाता है और उसको ये एपिसोड याद नहीं होती है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो ये इनको मेरा ख्याल है कि या तो अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को फौरन चेक कराएं, स्पेसिफिकली करें तो ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको चेक कराना चाहिए। बच्चे की EEG होगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सब परसिस्ट कर रही है ना तो मोस्ट प्रॉब्ली एब्सेंस सीरियस की तरफ जा रहा है। और हम देखते हैं ये बच्चे आते हैं, कई दफ़ा वो मतलब वालिदैन इस चीज़ को उस तरह से नहीं देख रहे होते हैं, रिपोर्ट होती है स्कूल से कि आपका बच्चा अचानक से जी गुमसुम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो वापस होश में आ जाता है। तो और वो वहीं से होश में आता है जहाँ उसका होश खोया होता है। तो अब ये एपिसोड कई दफा कुछ बच्चों में सेकंड्स का होता है, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और कई बच्चे जिनको फ्रीक्वेंटली एपिसोड एक एक दिन में 5-6 दफा आ रहे होते हैं, वो भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन को। ठीक है, लेकिन मेडिसिन का कोर्स लंबा है। सही है। ये इनको मैं बता दूंगा, अगर सीरियस डिसऑर्डर ही इसका डायग्नोज होता है, एब्सेंस सीरियस है, तो इसका 2 से 2.5 साल का ट्रीटमेंट है। और अगर उस दौरान ये बिल्कुल ठीक रहता है तो फिर हम 6 महीने 8 महीने में टेपर कम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये कोई भी अगर आपको मसला है तो आप एटलीस्ट डॉक्टर से जाके रुजू करें। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आप आइडेंटिफाई कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट के पास जाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं। डॉक्टर खुजैमा हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, थैंक यू सो मच। जनाब अब कुछ अदालती मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। और पंजाब की अदालती तारीख माजी में भले कैसी ही रही हो, लेकिन आज हकीकत यह है कि 150 साल जो अदालती तारीख है उसमें एक खातून चीफ जस्टिस हैं और जिनको 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और उनकी तैनाती पर बहुत सी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि शायद उनकी एक खातून तैनात होंगी इतने बड़े मकाम के ऊपर, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जनाब 16 लाख से ज़ायद जो मुकदमात थे ना, ये एक बड़ी वजह थी जो कि बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही थी, और जिसकी बुनियाद पर कहा यह जा रहा था कि मुकदमात को निपटाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन इसके बरक्स हुआ। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि 1 साल मुकम्मल हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का, तो उनके आने की वजह से क्या क्या सिस्टम में जो है ना वो चेंजिंग्स आई हैं, जो ख़ास तौर पर जो मुकदमात जो डिले हो रहे थे, इंसाफ की जो फराहमी है वो डिले हो रही थी, उसमें कितनी तेज़ रफ्तारी आई है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद अशफाक मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। अशफाक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़रहाद अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल है पंजाब के। फ़रहाद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और नसीर कंबो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। कंबो साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। फ़रहाद साहब सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, मिस आलिया नीलम साहिबा का 1 साल का जो दौर है एज अ चीफ जस्टिस मुकम्मल हो गया है, क्या चेंजिंग्स आपको लगी हैं जब वो बतौर चीफ जस्टिस आई, और उससे पहले का जो क्या चेंजिंग्स आपको नजर आए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बतौर चीफ जस्टिस आने से पहले उनका बतौर जज जो था एक क्रिमिनल साइड पे एक बहुत अच्छा, उनके जो फैसले थे वो बहुत फैसले ऐसे हैं जो एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट से जाके बिल्कुल उन फैसलों को बहुत ज़्यादा सराहा गया, बल्कि जजमेंट्स आई और वो अपहेल्ड हुए। लेकिन बतौर चीफ जस्टिस जब आप आते हैं तो उस पर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का पूरा निज़ाम आपने कंट्रोल करना होता है। और तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा था कि एक खातून चीफ जस्टिस जो थी उनका इंतखाब किया गया था। तो बहुत सी बातें आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए बिल्कुल ठीक थे। सिस्टम जो था वो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे देख रहा था कि आइदर वे वो किस तरह से इसको टैकल करेंगी। लेकिन आज 1 साल गुजरने के बाद बतौर क्रिमिनोलॉजिस्ट, बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और बतौर एक वकील, मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंस था हाई कोर्ट का, उसमें बहुत पॉजिटिव उन्होंने जो इस्लाहात की हैं। हमारे पास मैं अगर प्रोसिक्यूशन की बात करता हूँ तो इतनी ओनरशिप ली है उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कि उन्होंने एक केस के अंदर टेकअप किया मामले को, हमें नोटिस किया आईजी पंजाब को और मुझे, और 2017 से लेकर 2024 तक 10,70,000 FIR जो थी वो दर्ज हुई। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि 50 लाख का टोटल फिगर था और 4,70,000 FIR जो थी उसका कभी चालान पुलिस ने बनाया ही नहीं था और सेंड टू कोर्ट थ्रू प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं था। ठीक है। तो ना सिर्फ वो उसको उन्होंने फिगर आउट किया, डायरेक्शन सादर की, और तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि पंजाब में 0 हो गया चालान पेंडेंसी के हवाले से। और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो हमारे पास हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि हम समझते हैं कि सारी दुनिया में
डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या जो एक्टर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनकी इंटीग्रेशन होगी कि पुलिस का भी अपना सिस्टम है, सही है, दैट इज कॉल्ड एज पोलकॉम, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है CFMS, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सिस्टम है, तो उनकी हमारी रिक्वेस्ट पे उनकी डायरेक्शन पे इंटीग्रेट हो गया कि अब एक शहरी घर बैठे एक सिंगल क्लिक पे देख सकता है कि उसका केस कब रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, किस आईओ को पहली दफ़ा मार्क हुआ, तफ्तीश का क्या मरहला चल रहा है, कब वो प्रोसिक्यूशन के पास आया है, अगर वो अदालत में चला गया है तो किस स्टेज पे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को जो इंसाफ की फराहमी की यकीनी सूरत हाल है वो इस वक्त पूरे तरीके से जो एक तो डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं और दूसरा ये कि और दूसरा ये कि इंसाफ की फराहमी जो है वो आसान हो गया है कि आप घर में बैठ कर भी अपना स्टेटस जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि आया कहाँ पर वो प्रोसीजर जो है ना वो पहुँचा है। अशफाक आपकी तरफ आऊँगी, 1 साल जो दौर है मिस आलिया नीलम का, कैसा रहा? आपकी बीट भी है ये, तो क्या चेंजिंग्स आपको नज़र आई इसके अंदर? देखिए, बुनियादी चेंजेस तो ये नज़र आई हैं कि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो सिफारशी कल्चर था वो ख़त्म हो गया है। मनपसंद जजेस के पास केसेस फिक्स करवाना का रवाज ख़त्म हो गया और उसके अलावा तकरीबन 99% जो चीज़ें थी उनको डिजिटलाइज कर दिया गया है ताकि करप्शन की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। तो ये सारे इकदाम ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के अहकाम पर हुए और इसी तरह से हमने ये भी देखा कि इस 1 साल में 150 साल लाहौर हाई कोर्ट की तारीख है, इतनी ज़्यादा रूल्स में तरमीम नहीं की गई जितनी इस हवाले से हुई है। और इसी तरह से पहली मरतबा हमने देखा है कि जजेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने शुरू किया और तमाम जजेस में जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड थे वो तकसीम किए गए। इसी तरह से अगर हम मातहर अदलिया की बात करें तो मातहर अदलिया के जजेस के लिए लैपटॉप्स और गाड़ियाँ खरीदी गई ताकि उनको भी मुकम्मल सहूलियात फराहम करें और वो भी जब अदालत में बैठें तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमने इंसाफ फराहम करना है, ना कि वो अपनी चीज़ों की तरफ देखते रहें। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि जो अदालती अफसरान हैं उनके लिए, और फिर आपने जब पिछले शो में हमने बात की थी कि गाड़ियाँ उनसे वापस लेकर करोड़ों रुपए की जो बचत की है महाना सरकारी खजाने की, ये भी उनकी एक बदौलत ही हुआ है, इक़दामात का हिस्सा है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो ख़ास तौर पर वकला की फलाह के लिए, ख़वातीन जो वकला हैं उनकी फलाह के लिए भी जो इक़दाम किए गए वो इससे पहले कभी देखने में नहीं आए और लेडीज़ बार रूम्स बनाई गई। इसी तरह जुडिशल रेस्ट हाउस जजेस के लिए बनाया गया, उनका इनोग्रेशन हुआ। तो ये जो 1 साल का जो दुरानिया है ये बिल्कुल हिस्टोरिकल है और जो इक़दाम इस 1 साल में हुए शायद माजी में पहले नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं नसीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। बार और बेंच की भी चपकलिशें हमारे सामने रहती थी, प्रॉब्लम्स रहती थी अगर ये 1 साल से पहले देखे जाए, तो अब जो बार और बेंच की प्रॉब्लम्स भी आपको लगता है कि सॉर्ट आउट हो गई हैं मिस आलिया नीलम के आने की वजह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जब चीफ जस्टिस साहिबा ने ओथ लिया 1 साल पहले 11 जुलाई 2024 को, तो उनकी टेबल पे 3 बड़े मेजर इशू थे, जिनमें 16 लाख मुकदमात थे लाहौर हाई कोर्ट में और लोअर जुडिशरी में। इसी तरह लाहौर में अदालतों की तकसीम का मामला था और इसी तरह से 2021 से लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ नहीं हुई थी। तो इन तीनों मामलात को मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने इंतहाई जो है वो मेहनत से, दानिशमंदी से जो है वो टैकल किया, क्योंकि अदालतों की तकसीम का जो मामला था वो प्योर इंतज़ामी मामला था। वकला 73 डेज से स्ट्राइक पे थे, तो चीफ जस्टिस साहिबा ने उसमें वकला क़यादत को लूम में लिया। तो मैं यहाँ पे वकला क़यादत में मिस्टर आहसन बून साहब जो हैं वो हमारे वकला के लीडर हैं, इसी तरह लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनकी काविशों से मैं समझता हूँ कि इसमें अदालत, बार और हुकूमत एक पेज पे आई और इसका हल निकाला गया कि अदालतें जो हैं एक जगह जो है वो बनेंगी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए जो है वो काम जो है वो कंस्ट्रक्शन के मामलात भी शुरू होने जा रहे हैं। इसी तरह 2021 के बाद जजेस नहीं थे हाई कोर्ट में, लाइक जजेस का मेरिट पे 4 साल से लाहौर हाई कोर्ट में कोई जज नहीं तैनात हुआ। मेरिट पे जजेस इस 1 साल में 13 जजेस को 13 वकला को लाहौर हाई कोर्ट में उनका जज बनाया गया। फिर मजीद भी जजेस की हालिया असामियाँ पूरी करने के लिए इकदाम होते रहे हैं। तो ये वो फैसले थे जो पिछले 4 सालों में नहीं हो सके थे और मुकदमात की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूँगा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद खातून है, उन्होंने फीमेल वकला को जो है वो बहुत फोकस किया, उनके लिए अलहदा से बार रूम
और डे केयर सेंटर्स का क़याम। चीफ जस्टिस साहिबा ने 2 अरब 62 करोड़ बार्स को जो है वो रुपया गवर्नमेंट से जो है वो बार फंड्स की सूरत में दिलवाया। इसी तरह चीफ जस्टिस साहिबा ने जब वो चीफ जस्टिस तो लाहौर हाईकोर्ट में हर बंदा किसी भी महकमे के खिलाफ एप्लीकेशन वहाँ देता नहीं था, पोस्ट कर देता था, आगे हाईकोर्ट में रिट में आ जाता था। चीफ जस्टिस साहबा ने महकमों को ये पाबंद किया कि एक लिटिगेंट महकमे को जाके एप्लीकेशन दे, महकमा 15 दिन में डिसाइड करे और उसके बाद उस फैसले को जहां चैलेंज करना है। तो ये हाईकोर्ट में बहुत बड़ा बर्डन था केसेस का, एक कम किया। एक लास्ट सिर्फ फरहाद अली शाह साहब, मैं उन्हीं की तरफ जाने लगी थी। जो एक कमेटी बनाई गई है पंजाब प्रोविंशियल जस्टिस का बता देते। ठीक है जी जी। बेसिकली प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी जो है ये पूरा एक मैकेनिज्म है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना है कि डिपार्टमेंट्स का कॉपरेशन हो और उसको ओवरहेड लुक जो करते थे वो चीफ जस्टिस करते थे। लेकिन नॉर्मली इस कमेटी के अंदर इस कमेटी का मैंने जो देखा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि चीफ जस्टिस खुद इस कमेटी को हेड करती हैं और उसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, आईजी पंजाब, पीजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब, आईजी प्रिजन, सब को बिठा के उनके इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, एजेंडा में डालते हैं और उस एजेंडा पे नेक्स्ट 2 महीने के बाद बाकायदगी से उस एजेंडे का पूछा जाता है कि आपने क्या किया। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि प्रिजन्स के हवाले से जेल्स बन रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी जेल का, आईजी ने कहा जी मुझे ये मसला है कि जी मेरा ब्लॉक नहीं बन रहा, तो उन्होंने उसी वक्त पूछना है सेक्रेटरी फाइनेंस है कि जी क्या इशू है। तो उन्होंने कहा कि जी जून के अंदर क्योंकि हमारा बजट क्लोज हो गया तो अब जुलाई के अंदर हम बजट जो है टोकन होना शुरू हो जाएगा, तो ये काम विद इन 15 डेज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेक है जो चीफ जस्टिस साहब ने एक नई तारीख रकम की है और जितना काम मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जितना काम इस दौर में हुआ है इतना काम कभी पहले नहीं हुआ। और दूसरा ये भी वही जैसे मैंने कंबो साहब से बात की है कि बार और बेंच का प्रॉब्लम भी हल हो गया है। फिर जो 3 स्टेक होल्डर्स है ना, वकील भी, जजेस भी और हुकूमत भी, वो भी एक पेज पर आ गए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस कमेटी में ना मैं बात करना है, इस कमेटी के इजलास में ये भी हुआ कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ही प्रमोशन वाला जो मामला था वो अरसा दराज से रुका हुआ था, नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही थी, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस दिया। मैं गुजारिश करूं कि मैंने 1 साल पहले एक रिक्वेस्ट भेजी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को कि हमारी 1300 सैंक्शन पोस्ट हैं प्रोसिक्यूशन की, 900 लोग अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, 400 लोगों की इंडक्शन होनी जिसका बजट हमारे पास है। लेकिन चीफ जस्टिस साहबा ने इस दफ़ा मीटिंग के अंदर एजेंडे में ये डाल दिया कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले ये 400 लोगों की इंडक्शन की जाएगी और हमारे प्रोसिक्यूशन का सर्विस स्ट्रक्चर, हमारा ये डिपार्टमेंट 2006 में बना लेकिन आज तक सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं बना था, तो उन्होंने ये भी एजेंडे में डाल दिया कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले आप प्रमोशन के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लोगों की प्रमोशन है इसका आप सर्विस स्ट्रक्चर बना के जमा करवाने के पाबंद हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी मीटिंग के सीक्वेंस के अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अफसरान का दरीना मसला जो था वो उन्होंने हल कर दिया और उसको एक ट्रैक पे चढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके अंदर खुदादा सलाहियतें हैं और वी आर लकी इनफ कि हम उनके साथ एज ए टीम मेंबर काम कर रहे हैं और कोशिश हम सब की यही है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि इंसाफ की फराहमी एक आम आदमी को उसके डोर स्टेप पे होगी इंशाल्लाह। जैसा भी कमोसा ने एक बात की ना बहुत ज़बरदस्त कि इस 1 साल में ना लाहौर हाई कोर्ट में जो गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर होती थी ना उनकी रेशो आप 0 हो चुकी है, वरना हर साल गैर ज़रूरी दरख्वास्तों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ करती थी। सही है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट आप किसी भी महकमे के खिलाफ अगर आपने दरख्वास्त देनी है तो पहले उस महकमे में रिड्रेसल कमेटी बनाई हुई है, उसके पास जाएंगे, देन आपने हाई कोर्ट से रजू करना है। मैं इसमें एक इशफाक साहब की बात को सेकंड करूंगा कि इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की विल जो है इसका भी बड़ा किरदार होता है कि हमारी वर्दी जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमेशा इस बात की तमाम डिपार्टमेंट्स को हर मीटिंग में ये कहा है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट से या एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आए तो वो ट्रू स्पिरिट में कंप्लाई विद होना है और इसी वजह से अब आप देखें कि कंटेम्प्ट पिटीशंस की रेशो कम होती जा रही है। ठीक है जी, वक्त की शॉर्टेज थी वरना इसके ऊपर हम और भी ज़्यादा बात करते। फरहाद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अशफाक नसीर कंबो साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।